तो फ्रेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग आज सामाजिक का रिवीजन करने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने कंप्यूटर वाली क्लास के लिए जो दूसरे चैनल्स पे जा कर के किया है, प्लीज़ आप वो मत करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। मैं किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में तो नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, क्योंकि स्टडी का टाइम है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें सही नहीं हुई, ठीक है। आप अदर क्लास में जा कर के और उसके प्रैक्टिस सेशन करते टाइम ये बोल देते हैं कि मैंने जो है आधा क्लासेस में जो है मैराथन देख ली, मुझसे सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे कहीं शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। ये रिवीजन क्लास है और इसमें जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उससे भी इसके बाद सारे क्वेश्चंस होंगे, बट जितना लिखा है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उतनी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। फालतू की चीज़ें इस क्लास में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी और हमारी किसी वीडियो में आपको फालतू का कंटेंट नहीं मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं बाबर से। आप सभी को पता है कि बाबर से ही मुग़ल काल की स्थापना यहाँ पे होती है, बाबर के द्वारा ही एंट्री होती है सबसे प्राथमिक मुग़ल की। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लूँ, 1 सेकंड का काम है। चलो आप बोलोगे भैया कि सर्वप्रथम बाबर जो है ये मुग़ल शासक है जो भारत में एंट्री लेता है। अब यहाँ ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है, प्रारंभिक किसी ने प्रारंभ किया है, प्रथम शासक है जो भारत में आता है। साथ ही साथ इसका जन्म कब होता है, आप बोलोगे 1483 में फरगना यानी उज्बेकिस्तान में इसका जन्म होता है। 1494 में ये बैठता है गद्दी पर, ठीक है, 1494 में ये गद्दी पर बैठता है। इसके बाद आप याद रखेंगे इसकी भारत में एंट्री आपको जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वो ये होता है कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसके द्वारा ये भारत पर आक्रमण करता है। इसका फर्स्ट वॉर होता है ये, और इसमें याद रखिएगा कि ये 21 अप्रैल को होता है। कभी कभी डेट पूछता है, अदरवाइज़ आप सन याद रखें। ऐसे 17 मार्च को खानवा का युद्ध होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो आप देखिए 1526 में जब ये भारत में एंट्री लेगा तो ये किससे युद्ध करेगा, उस समय लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को परास्त करता है, इसकी युद्ध भूमि में ही डेथ हो जाती है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मुग़ल साम्राज्य। 1527 में इसका एक और युद्ध होता है जो खानवा का युद्ध होता है। ये होता है राणा सांगा के साथ में, इसमें भी बाबर विजयी होता है। बाबर अपने सारे युद्ध में बाबर जीतेगा, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो सारी लाइन से हैं, 26, 27, 28, 29। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घाघरा पहन के सो गया। घाघरा पहन के सो गया मतलब 1530 आप याद रख सकते हो। सो गया के सेंस में इसकी मृत्यु, ठीक है, सो जाने का मतलब मृत्यु हो जाना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 1526 में पानीपत का होता है इब्राहिम लोधी के साथ में, 1527 में खानवा का होता है राणा सांगा के साथ में, 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ में, और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है महमूद लोधी, यानी कि ये युद्ध होता है अफ़गानों के साथ में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस बात को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इसने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी है जिसका नाम है तुज़ुक-ए बाबरी, और ये पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। इसी तुज़ुक-ए बाबरी का बाबरनामा नाम से बाद में फ़ारसी अनुवाद कौन करता है, ये पूछा जाता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं, याद रखिएगा। ये अकबर के नौरत्नों में से एक में हम इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अनुवाद फ़ारसी में करते हैं बाबरनामा के नाम से, तो इस बात को बड़े ध्यान से याद रखिएगा। तुज़ुक-ए बाबरी तुर्की में लिखी है, बाबरनामा तुज़ुक-ए बाबरी का ही फ़ारसी अनुवाद है जो कि अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। बड़े आराम से चीज़ों को समझिएगा, बहुत ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। वंशज पूछा जाता है तो ये तैमूर वंशज हैं, ठीक है, और जो इसकी वाइफ होती है, ठीक है, सॉरी, इनके जो पिता थे वो तैमूर वंशज थे, उनकी जो माँ थी वो जो है, आप बोलेंगे कौन से वंशज थी, बताइएगा जल्दी, चंगेज वंशज थी, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कुतलुग निगार खानम नाम था, लेकिन आपके सिलेबस में मम्मी पापा का नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं पढ़नी जो आपको नहीं पूछी जाएंगी। आप देखिए 1530 में इसकी मृत्यु होती, मैंने आपको बता भी दिया कि घाघरा पहना फिर सो गया। बात करते हैं आगरा में इसको पहले दफनाया जाता है, लेकिन इसकी दिली इच्छा होती है कि इसे काबुल में दफनाया जाए, तो इसकी फिर बाद में दोबारा इसे काबुल में इसका मकबरा बनाया जाता है, यानी वहाँ इसको दफनाया जाता है। बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कलम और तलवार का सिपाही निम्न में से किसे कहते हैं, हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो आपको वहाँ पे बाबर टिक करना है, MCQ के हिसाब से ये फैक्ट हो सकता है।
बाबर से रिलेटेड फैक्ट जो एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है तुगलमा पद्धति का संबंध किससे है? तोपों से संबंध होता है इसका। तोप की एक अजीब सी विधि है जिससे घेर करके वॉर किया जाता है, और पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने ही तोप की शुरुआत की थी। ठीक है, बातों को याद रखिएगा। अच्छा, आपसे यही पूछा जाए कि भैया इस हिसाब से तो शेरशाह सूरी के पास, जिसको हम शेर खान के नाम से जानते थे, उसके पास तो भैया तोपें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हुमायूं से कैसे जीत गया था? तो चौसा के युद्ध में वर्षा के कारण तोपें नहीं चली थी, जिसकी वजह से हमारा शेरशाह सूरी जो है वो जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। क्वेश्चन बनता है कि चौसा का युद्ध क्यों हार गए थे? क्योंकि उस समय वर्षा हुई जिसकी वजह से तोपें एक भी काम नहीं की थी। खानवा का युद्ध आपसे पूछता है, इसमें इसने गाजी की उपाधि धारण की, इस बात को भी आपसे पूछा जाता है, गाजी की उपाधि धारण की। साथ ही साथ याद रखिएगा इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई है। तो आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो फैक्ट वाइज आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से भैया सन याद रखने, एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे भैया। पहला हमें 1526 याद रखना है। कुछ लोग बोलेंगे भैया 1483 याद रखना है, 1494 याद रखना। भाई मेरे वो कब गद्दी पे बैठा, कब उसका जन्म हुआ, कोई नहीं तुमसे पूछने वाला। आपसे 1526 पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 पूछेगा खानवा का युद्ध, 1528 पूछेगा चंदेरी का युद्ध, 1529 पूछेगा घाघरा का युद्ध, 1530 पूछेगा इसकी मृत्यु। आप इन पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। ये दिमाग में रहते हैं आपके, बाद में ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, ऑप्शन देख के आपको याद आती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ होता है, खानवा राणा सांगा के साथ होता है, 1528 में मेदिनी राय के साथ चंदेरी होता है, इसके बाद महमूद लोदी के साथ 1529 में घाघरा होता है। प्रथम जल थल युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध, जो जल और थल दोनों पे था। और 29 में मेरा भाई जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट भैया और क्या लगा था? एक हमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगी थी कि भैया जो तुझके बाबरी है ये इसकी आत्मकथा है जो लिखी गई है इसी के द्वारा, लेकिन तुर्की भाषा में लिखी गई है। दूसरी चीज़ भैया इंपॉर्टेंट हमें क्या लगी? वो हमें ये लगी कि इसका जो फारसी में अनुवाद किया था वो किसने किया है? रहीम खान खाना ने किया है। और अब्दुल रहीम खान खाना की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि इन्होंने इसका बाबरनामा के नाम से जो है अनुवाद किया है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी। बाकी तुगलकमा पद्धति की इंपॉर्टेंस आप देखोगे तोप के साथ में। खानवा का युद्ध में गाजी की उपाधि लेता है और इसे कलंदर की उपाधि भी दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। याद रखिएगा कि 29 दिसंबर 1530 को ये गद्दी पर बैठा। अच्छा, गद्दी पर बैठने की डेट हम याद कर सकते हैं, ठीक है, पूछी जा सकती है किस सन में बैठा। मैक्सिमम सन ही पूछा जाएगा, तो आप चाहो तो उसका 1494 वाला याद कर सकते हो कि इस समय वो गद्दी पे बैठा था बाबर, ठीक है। इनकी माँ का नाम देखेंगे तो माहम बेगम इनकी माँ का नाम मिलता है। कुल ये 4 भाई होते हैं, मतलब बाबर के कुल 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से इनके भाइयों का नाम पूछ देता है कभी कभी। कामरान मिर्ज़ा, हिंदाल, हुमायूं और अस्करी। एक इनका चचेरा भाई भी होता है जिसका नाम होता है सुलेमान मिर्ज़ा। क्या होता है भाई? सुलेमान मिर्ज़ा। यार देखो फालतू वाली बातें तुम लोग करने लगते हो। बाबर के पिता का नाम नहीं बताया। बाबर के पिता का नाम लिखो मेरे भाई, वो मिर्ज़ा थे उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। कहीं नहीं पूछा जाएगा यार, क्यों फालतू का तुम इसका लोड अपने दिमाग पे ले रहे हो। दिमाग को उतनी चीज़ें ही लोड में लो जितना चीज़ें तुम्हें इंपॉर्टेंस है। इस समय बहुत चीज़ें पढ़नी है तुमको, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रख के करो चीज़ें। कज़न भाई था इसका, चचेरा भाई सुलेमान, मैंने आपको बता दिया। 15 जून को चौसा का युद्ध होता है, ये याद रखिएगा। 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ में। किसका होता है? हुमायूं का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चौसा का ही युद्ध था जिस युद्ध में इसका नाम था शेर खान। क्या नाम था? शेर खान नाम था। और इसने शेर खान से शेरशाह अपना नाम रखा था, ठीक है। चौसा के युद्ध में ही शेर खान ने अपना नाम शेरशाह रखा था और हुमायूं के साथ में युद्ध हुआ था और हुमायूं इसमें हार गया था। ये वही युद्ध है जिस युद्ध में बरसात होगी तो इसकी तोपें काम नहीं करेंगी और फिर ये सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ के रखिएगा। हुमायूं को ही कहा गया है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते ही क्या हो गया? ये मर गया। यानी ये लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर के मर जाएगा दीन पनाह लाइब्रेरी में। इस बात को भी आप याद रखेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊँगा मैं आपको। बिलग्राम का अगर आपसे पूछा जाता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तो भैया ये 1540 में होता है। इसमें भी शेरशाह विजयी होता है। हुमायूं जो है वो सिंध के रास्ते थे। कौन से रास्ते से? सिंध के रास्ते से होता हुआ कहाँ चला जाता है? फारस चला जाता है। कहाँ लौट जाता है मेरे भाई?
आप बोलोगे फारस चला जाता है। फारस में जाकर के ये अपनी सेना तैयार करता है, पैसे मांगता है, अपने मदद मांगता है, इसकी मदद करता है। फिर भैया तो सरहिंद के युद्ध के साथ ये करता है कि कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा, तो ये कम बैक अपना करता है। क्या करता है? आप बोलोगे भैया ये अपना कम बैक करता है। कम बैक करने का मतलब क्या है? हुमायूं वहाँ से वापस आता है तो ये भैया सिकंदर शाह सूरी को हराता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे क्लियर नहीं आपको दिख रहा होगा। आप बोलोगे भैया सिकंदर शाह सूरी ये कौन है? ये भैया हैं, उसके पुत्र का नाम है शेरशाह सूरी के पुत्र का नाम। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। हुमायूं के जो पुत्र का नाम, जो शेरशाह सूरी के पुत्र का नाम था वो था सिकंदर शाह सूरी। इसको आकर के हुमायूं हरा देता है। हुमायूं क्या करता है? हुमायूं आकर भैया इसको हरा देता है। थोड़ा सा ही बस ये ब्लर है, बाकी नीचे सही होगा। इसको हरा देता है और वापस से शासन कर लेता है। ठीक है, याद रखेंगे 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय के भवन में सीढ़ियों से गिर करके मर गया ये। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक और याद रखनी है कि जो हुमायूं नामा है, यानी इसकी जो बायोग्राफी है वो गुलबदन बानो बेगम, यानी ये कौन है? ये इसकी बहन है। ये इसकी बहन है, बाबर की एक संतान है, जो पुत्री है जिसका नाम गुलबदन बानो बेगम है। इसने हुमायूं नामा की रचना की, हुमायूं नामा लिखा। साथ ही साथ याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा जो बनवाया था वो उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम, नाम कहीं कहीं मिलता है लेकिन ये स्टेटमेंट एकदम गलत है भैया। ठीक है, रियल में हुमायूं का मकबरा बनाने का श्रेय जाता है, प्रथम गुंबदीय इमारत है ये, और ये हाजी बेगम ने बनाया था। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। ये बात आपको याद रखनी है। हाजी बेगम ने मकबरा बनाया था और ये इनकी पहली पत्नी थी। कैसी थी? पहली पत्नी थी। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। शेरशाह सूरी को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड 1540 से 1555 रहेगा। ठीक है, 40 में ये कन्नौज वाला वॉर जब होगा, यहाँ से हुमायूं भाग जाएगा, उस समय गद्दी पे बैठ जाएंगे और फिर ये हमारे जो है 55 तक चलेंगे और 55 के बाद फिर हुमायूं वापस आके अपना वो जो कम बैक करता है, देन वो कम बैक करके अपनी गद्दी वापस सिकंदर लोधी से, सिकंदर शाह सूरी से वापस ले लेगा। ठीक है, बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है इनके, तो बचपन का नाम फरीद है, पिता का नाम हसन खान है। साथ ही साथ याद रखेंगे जौनपुर राज्य के जमींदार थे ये, जहाँ पे सासाराम में जमींदार थे। ठीक, जौनपुर राज्य था, वहाँ पे एक सासाराम जगह है जहाँ के ये क्या थे? जमींदार थे। साथ ही साथ याद रखेंगे कलिंजर का जो युद्ध था, उस युद्ध में उक्का नामक, ये उक्का एक नाम था, एक अग्नि अस्त्र था। इसको चलाते टाइम क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली मिस नहीं हो जाती, कोई चीज़ मिस होकर ब्लास्ट हो गया तो ये खुद के ही उससे जो है ख़त्म हो गया, ऐसा आप मान सकते हो। इनकी मृत्यु उसी से हो गई। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो रुपया इन्होंने चलाया, चांदी का सिक्का, रुपया नाम रखा, वो किसने चलाया? आप बोलोगे रुपया किस चलाने वाला श्रेय जो जाएगा वो किस पे जाएगा? आप बोलोगे वो जाता है शेरशाह सूरी के पास। भूमि की पैमाइश के लिए जो पैमाने वगैरह चलने लगे वो सब इनके समय पर। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखेंगे भैया यहाँ पे जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जिसे जानते हैं, वो भी शेरशाह सूरी ने कराया। किलाए कोहना भैया दिल्ली में जो बना हुआ है, इसका भी जो है किसने करवाया? आप बोलोगे इसका भी जो है निर्माण कराया किसने? शेरशाह सूरी ने। और याद रखिएगा रोहतासगढ़ का किला जो है, कौन सा किला? रोहतासगढ़ का किला है, इसको मजबूती प्रदान करने का काम भी किसने किया है? जो बिहार में स्थित है, इसको भी भैया शेरशाह सूरी ने किया है। आप बोलोगे इसको भी शेरशाह सूरी ने मजबूती का काम किया है। अब चलिएगा हम लोग अब आएंगे भैया, बात करेंगे अकबर पे, क्योंकि हम लोग हुमायूं को और शेरशाह सूरी को निपटा के चले आए हैं। अब ज़रा बताओ भैया, देखो जब कोई पीछे वाला मर रहा है तभी दूसरा बैठ जा रहा है गद्दी पे। याद, इससे आपको कुछ समझ में आ रही बात? इससे आपको कुछ समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ रही। हमीदा बानो बेगम की अगर हम बात करते हैं तो इनके पुत्र हैं, क्योंकि ये हमीदा बानो बेगम कौन थी? आप बोलोगे ये हुमायूं की पत्नी थी। और दूसरी हुमायूं की पत्नी जिनका नाम था हाजी बेगम, इनका नाम हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि मकबरा किन्होंने बनवाया था? मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। तो इस बात को भूलेंगे नहीं, आप अपने दिमाग में इसको सेव रखिएगा। राज्याभिषेक इन 1556 में हो जाता है। संरक्षक होता है इसका बैरम खान। बैरम खान इसका संरक्षक होता है, याद रखिएगा इस बात को। और बैरम खान के साथ याद रखिएगा कि जो मकबरा इनका बनेगा बाद में वो सिकंदरा में बनेगा, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है। ये बातें हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम एक बार शॉर्ट देख लेते हैं एक बार ऊपर का। ठीक है, प्रोस्पेक्टर जो होता है, इनके पुत्र का नाम देखोगे तो सिर्फ सलीम के बारे में पढ़ना है हमें, जहांगीर के बारे में बस। साथ ही साथ याद रखेंगे अगर हम बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध इन्हीं का होता है 1556 में। एक बात को बड़े ध्यान से याद रखिएगा, आपसे कभी बोला जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ,
आप ये लिख के चले आओ कि हेमू वर्सेस अकबर हुआ, तो अकबर भैया, अकबर तो अपने किसी युद्ध में खुद ही इन्वॉल्व नहीं था, वो खुद को कभी इन्वॉल्व नहीं करता है, वो क्या करता है, वो दिमाग से काम करता है। हेमू के समय जब भैया बैरम खां के साथ युद्ध हो गया, क्योंकि जब ये गद्दी पे बैठा उस समय इसकी एज नहीं ज़्यादा थी, एज भी बहुत कम थी, ठीक है, 13-14 साल का होगा। तो उस टाइम भैया क्या हुआ कि बैरम खां, हेमू और बैरम खां के बीच इनका क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था, वॉर हो रहा है। अब देखिए हेमू कौन था ये भी ध्यान रखिएगा। हेमू एक हिंदू शासक था, हिंदू शासक था भैया। हेमू जो था एक हिंदू शासक था, और ये ऐसा शासक था कि पूरी बॉडी में, की स्टोरी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी पूरी बॉडी को एकदम बुलेट प्रूफ जैसे होता है वैसे ये पूरी बॉडी को अपने तीर कमान से प्रूफ रखता था, लेकिन इसकी आंखें खुली रहती थी। तो फिर क्या करता है, बैरम खान ऐसे सैनिक लगाता है जो सिर्फ इसकी आंखों को निशाना बनाते हैं, उसमें से एक तीर इसकी आंख में लगता है, ये बेहोश हो जाता है। बेहोश मतलब आप मानेंगे कि अगर आंख में तीर घुसता है तो फिर वो एक तरीके से जो है, क्या बोल सकते हैं उसको, कि पूरी तरीके से दिमाग उसका जो है भ्रंड हो जाता है, घुस जाता है तीर, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके बाद बैरम खां इसकी गर्दन क्या करता है, धड़ से अलग कर देता है। याद रखिएगा इस पूरे वॉर में अकबर की सेना के साथ युद्ध हो रहा है, यानी बैरम खां युद्ध कर रहा है, लेकिन अकबर खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इस बात को बड़ा ध्यान से याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की, तो भैया 1576 में होता है। मान सिंह अकबर की तरफ से, अकबर की सेना का नेतृत्व कौन करते हैं, मान सिंह करते हैं। अकबर की सेना की तरफ से कौन लड़ रहा है, मान सिंह लड़ रहा है, वैसे कौन, महाराणा प्रताप लड़ते हैं। यहाँ पे जीत भी किसकी हो जाएगी, मान सिंह की सेना, यानी अकबर की सेना की जीत यहाँ भी मानी जाती है। दीन इलाही की स्थापना करने वाला अगर आपसे पूछा जाता है, दीन इलाही की स्थापना करने वाला कौन है, आप बोलोगे अकबर है। भैया जजिया कर को अंत किसने किया, जजिया कर का अंत किया है अकबर ने। याद रखिएगा यही जजिया कर को पुनः शुरू कौन करेगा, पुनः शुरू कौन करेगा, आप बोलोगे इसे पुनः शुरू करने वाला होगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है इसको पुनः शुरू कर देगा भैया, पुनः से इसे शुरू कर देगा। तीर्थ यात्रा कर को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दास प्रथा का इसने अंत कर दिया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने की थी जब ये गुजरात जीता है, गुजरात में इसकी विजय हुई, तो इसने क्या बनवाया था भैया, फतेहपुर सीकरी में बोलोगे बुलंद दरवाज़ा बनाया। क्या बनवाया, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इसने फतेहपुर सीकरी में करवाया। और कब करवाया, जब इसने गुजरात की विजय प्राप्त की। साथ ही साथ याद रखिएगा अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार का नाम आपसे स्पेशली पूछा गया है, तो तानसेन है, इस बात को याद रखिएगा। आप ये मानिए, आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद में आपसे एक भी क्वेश्चन ना तो मराठा का गलत होने वाला है, ना तो मराठा का गलत होने वाला है, और ना ही मेरे भाई मुगल का गलत होने वाला है। ये दोनों चीज़ें मैं आपकी एकदम कंप्लीट करवा दूंगा। और हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट में यही दोनों चीज़ें हैं। बाद में एक 1857 की क्रांति के लिए एक वीडियो बता दूंगा, या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से 1857 जितना आपका सिलेबस है वो पूरा आप एक अगले वीडियो में करवा दूंगा। देन एक वीडियो मेरा आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए पूरा, और एक वीडियो हम लोग देख लेंगे जो पॉलिटी सेशन होगा अपना पूरा उसके लिए। यानी 1, 2, 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा SST का सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा। हालांकि एक वीडियो में भी हो सकता था, लेकिन टाइम में बहुत ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करना चाहता। चलिए बात करते हैं। देखो एनर्जी यार फिर लो हो जाती है, मतलब पढ़ाने का मज़ा तब है जब इस एनर्जी के साथ मैं तुम्हें लास्ट तक क्लास में बना रखूँ, ठीक है। अभी मैं एकदम स्लो हो जाऊँ, डाउन हो जाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा फिर। अकबर के नौरत्नों की बात करेंगे तो याद रखिएगा हमें नाम मिलते हैं अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दुप्याजा, हकीम हुकाम। याद रखिएगा कहीं कहीं हकीम हुकाम की जगह आपको नाम मिल जाएगा आजूद्दीन का। क्या मिल जाएगा, आजूद्दीन का। तो ये रियल नाम आप देखो तो ये वाला था, ठीक है। 8वां नंबर रियल में ये है। ये तो बाद में एक अच्छे सलाहकार थे, इनका नाम नहीं रखेंगे आप, 9 रत्नों में इसका नाम ऊपर रखेंगे। ये बाद में आप अगर मिलता है तो आप ये लिख देंगे, तो आप पूरे 10 भी नाम लिख सकते हैं, पर 9 रत्नों में जो ऐड था वो यही था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अकबरनामा की। भैया जैसे बाबरनामा था, जैसे हुमायूंनामा था, वैसे अकबरनामा भी है। अब ज़रा एक बार याद करने की कोशिश करो कि भैया जो हुमायूंनामा था, कौन सा हुमायूंनामा था, ये लिखने वाला कौन था। आप बोलोगे भैया ये उसकी बहन ने लिखा था, उसकी बहन ने लिखा था। क्या नाम था भैया, गुलबदन बानो, गुलबदन बानो बेगम। याद रखोगे कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल भैया ये याद रहेगा, किसी कीमत पे नहीं भूल सकते हैं। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ, मैं तुम्हें पिछली चीज़ें याद करवाता चल रहा हूँ कि अकबर का राज्याभिषेक 1556 में होता है, तो बताओ हुमायूं कब मरा होगा। हुमायूं मरा भी 1556 में ही होगा। ये एक सिस्टम होता है, जब मरेगा तभी तो राज्याभिषेक होगा, है ना। लेकिन इसी केस को याद करने में आप एक बात याद रखिएगा भाई, जो औरंगजेब है, जो औरंगजेब है ये थोड़ा सा अलग
टाइप का इंसान है। ये क्या कर रहा है, देखो इसके पिता की मृत्यु होगी 1666 में, लेकिन ये उनको कैद करवा लेगा 1658 में ही, और ये 1658 या 54-58 के बीच में ही क्या करेगा, गद्दी पे बैठ जाएगा। इसका जीते जी गद्दी पे बैठने वाला इंसान है, क्योंकि इसका बड़ा भाई दारा शिकोह था, वो बढ़िया आदमी था। दारा शिकोह को ही इसका बाप जो था वो क्या करता, जो है वो अपना साम्राज्य देता। लेकिन भाई ये कलाकार आदमी, ये एकदम बढ़िया, एकदम कतई जहर आदमी। कैसा आदमी, इसने क्या किया, इसने दारा शिकोह के साथ 3 वॉर किए। धर्मट का करेगा, सामोगढ़ का करेगा, और उसके बाद हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसमें लास्ट वाले में क्या करेगा, दारा शिकोह को मार के इसकी गर्दन काट के भेज देगा अपने पिता के पास कि ये लो तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया हमने तैयार की है। यार बड़ा मतलब नीच आदमी था, ठीक है। बाकी बातें हम लोग अलग करेंगे, पहले हम लोग सिर्फ इतनी बात करते हैं कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टोरी को एकदम मज़े के साथ में पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल बोरियत नहीं महसूस होनी चाहिए। अकबरनामा जो है, अकबरनामा लिखने वाला अबुल फजल है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। बीरबल का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाता है तो महेशदास है। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, कहीं कहीं मिलता है कि महेशदास एमपी में रहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा महेशदास का जन्म जो है कानपुर के कल्पी में हुआ है, कानपुर के कल्पी, जो कि कानपुर का एक हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इनके जन्म स्थान ना तो आप एमपी से मतलब रखिए, ना तो यूपी से मतलब रखिए। आप सिंपल सा याद रखिए, इनके जो बचपन का नाम, वास्तविक नाम है वो क्या है, महेशदास। और आगे याद रखिएगा तो ये शायद दुबे थे, ठीक है, ये दुबे थे। इतनी बातें मेरे लिए आई थिंक काफ़ी हैं जितना हमको जानना चाहिए। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के समय भी हम याद करते हैं भैया कि ये 1605 से लेके हमारा जो है 1627 ईस्वी तक अपना शासनकाल करेगा। शासनकाल आप ना भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। याद रखिएगा अकबर और मरियम उज जमानी के पुत्र हैं ये। पिता का नाम अकबर है, माता का नाम मरियम उज जमानी है। साथ ही साथ याद रखेंगे इनकी पत्नियों की बात करें तो नूर जहाँ इनकी फेवरेट वाइफ है, और जगत गोसाई भी इनकी वाइफ है। जगत गोसाई आप याद कर सकते हो, मोटा भाई की, इनके पिता का नाम था मोटा भाई, ठीक है, उदय प्रताप। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं समाधि की या मकबरा की, तो ये लाहौर में इनका मकबरा या समाधि मिलती है। आत्मकथा की बात करें तो तुझके जहांगीरी मिलेगी, इंपॉर्टेंट में हो सकता है, तुझके बाबरी की तरह मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ने में महसूस होगा। साथ ही साथ मुगल काल में अगर चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाएगा, चर्म पर कब थी, तो वैसे ही समय था, ठीक है। बड़े बेटे का नाम इनके अगर आप देखोगे तो खुसरो था, और खुसरो जो था ये थोड़ा सा क्या था भाई, इसका सिस्टम कि ये बड़ा आध्यात्मिक टाइप का बढ़िया इंसान था, और ये इतना ज़्यादा बढ़िया था कि पिता के खिलाफ ही ये क्या कर देता था, कभी कभी कह रहे ऐसा नहीं हो सकता, ये करो तुम, ठीक है। तो इनका देखा गया कि यार ये तो जो है मेरे खिलाफ बोल देते हैं कभी कभी। फिर पता चला कि ये किसके बहकावे में है, ये साथ में है एक सिक्के के जो 5वें गुरु हैं, जिनका नाम श्री अर्जुन देव जी है। तो उनको इस चक्कर में क्या कर दिया गया, इसी चक्कर में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसके द्वारा, आप बोलोगे भैया ये काम किया गया है किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का जो बड़ा बेटा है खुसरो, उसकी इसकी भी कहा जाता है कि जहांगीर ने इसकी भी आंखें जो हैं फोड़ दी थी। उसके बाद इसकी आंखों का इलाज करवाया, लेकिन दोबारा ये फिर देख नहीं पाया था। ये बातें कही जाती हैं, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप एक बार चेक कर सकते हैं। सिक्के के 5वें गुरु जिनका नाम अर्जुन देव है, उनके साथ में ये बढ़िया इनका मतलब अपना गुरु मानते थे, इनके गुरु थे। तो इस वजह से ऐसा इसको लगा जहांगीर को, हो सकता है कि अर्जुन देव जी के बहकावे से खुसरो जो है मेरे अगेंस्ट हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो रियलिटी जानना है ना कि किसके अगेंस्ट होना है, किसके अगेंस्ट नहीं। तो उस वजह से वो अगेंस्ट था, लेकिन उनके चक्कर में अर्जुन देव जी को भी फांसी हो गई, और खुसरो का भी जीवन आगे अंधकार में ही बीता, यानी अंधे रूप में ही बीता। अपने बेटे को बगावत करने के ज्ञान देने के जुर्म में फांसी चढ़ा दिया था। आप इस बात को याद रख सकते हैं। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार गुलाब का जो इत्र बनाया था, गुलाब से इत्र, आपको पता होना चाहिए। मेहरुन्निसा की मम्मी थी वो, मेहरुन्निसा की जो माँ थी, जिनका नाम था अशमत बेगम। अशमत बेगम ने पहली बार गुलाब से इत्र बनाया था। अच्छा, मेहरुन्निसा के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, मेहरुन्निसा के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक्चुअल में नूर जहाँ को ही कहा जाता है, नूर जहाँ को ही कहा जाता है। एक था क्या कि एक जो है इनके में एक अफ़गान था, अफ़गानी था एक, उसका नाम था ऐसे कुछ शेर खान करके, ठीक है, शेर खान या शेर अफ़गान ऐसे उसका नाम कुछ था। वो मर जाता है तो मेहरुन्निसा उसकी विधवा होती हैं। तो ये अच्छी लगती हैं, तो जहांगीर के साथ इनकी शादी हो जाती है। फिर नूर जहाँ का नाम इनको ये दे देता है, और इस तरीके से इनकी बातें आगे बढ़ती है। तो इसकी माँ का नाम होता है अशमत बेगम, तो वो पहली बार गुलाब से इत्र निकालती हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये वही मेहरुन्निसा है जिसने पहली बार पित्राधुरा शैली के तकनीक के द्वारा सफ़ेद संगमरमर की इमारत बनवाई। और उस इमारत का नाम भैया क्या है, आप बोलोगे, उसे बोलते हैं इत्मात उद दौला का मकबरा। क्या बोलते हैं,
इत्माद-उद-दौला का मकबरा। अब इत्माद-उद-दौला एक्चुअल में क्या है? इत्माद-उद-दौला की उपाधि किसने दे रखी थी? जहांगीर ने किसको? मेहरुन्निसा के पिताजी को। मेहरुन्निसा के पिता का नाम था गयास बेग। क्या नाम था? गयास बेग। और जब गयास बेग मर जाते हैं तो इनके मरने के बाद जो इनका मकबरा बनता है, मेहरुन्निसा बनवाती है, उसमें पहली बार सफ़ेद संगमरमर लगा था और पित्रा-धुरा तकनीक से वो बनाई गई थी। इसका नाम था इत्माद-उद-दौला। इतनी बातों को आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि इत्र किसने बनाया पहली बार? उसकी माँ ने। और पहली बार संगमरमर वाइट वाली कहाँ लगी थी? उसके पिता के समाधि पे। बात आपको याद रहेगी। बात अगर हम करें शाहजहाँ की, अब देखो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, मैंने देखो अभी स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया कि उसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया उसके बचपन का नाम जो था वो शेर खान था, बाद में शेरशाह चौसा के युद्ध के बाद में हुआ था। तो यार ये बातें अलग है, मैं बचपन का नाम पूछ रहा हूँ, वास्तविक नाम जो है वो फरीद था। इस बात को याद रखिएगा। अब चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितने ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है? मैं ये चेक करता हूँ तुम कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। शेरशाह के पिता का नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे चाहिए। शेरशाह के पिता का नाम बताना। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो याद रखिएगा बचपन का नाम इसका खुर्रम है, माता का नाम इसका जगत गोसाई है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, जगत गोसाई मोटा भाई की वाइफ है, वही उदयपुर वाली, ठीक है? साथ ही साथ याद रखिएगा इसकी पत्नियों की बात करें तो 12 से 13 पत्नियाँ हैं शाहजहाँ की, ठीक है? 12 से 13 या फिर 13, एक्चुअल में 13 पत्नियाँ हैं इसकी, आप ऐसे मान सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ मुमताज़ बेगम, यानी मुमताज़ महल जो बनेगा आगे चल के, ताजमहल जो बनेगा, तो मुमताज़ बेगम के बारे में बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मुमताज़ बेगम के बारे में सुनिएगा। मुमताज़ बेगम का वास्तविक नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ये अब्दुल हसन आशफ खां जो थे, अब्दुल हसन आशफ खां ये पिता थे इनके। और एक्चुअल में ये मुग़ल दरबार में ही एक संरक्षक के रूप में काम करते थे। मुग़ल दरबार में ही ऑलरेडी ये एक संरक्षक का काम करते थे, एक सेनापति का काम करते थे। साथ ही साथ याद रखिएगा अगर आप बात करते हैं तो इसके 4 पुत्र मिलते हैं आपको शाहजहाँ के। एक दारा शिकोह मिलता है, एकदम हीरा आदमी। ये भैया एकदम हीरा आदमी था। कैसा आदमी था? एकदम हीरा आदमी था। औरंगजेब एकदम कोयला आदमी था, ठीक है? अगर हीरा कोयला आप कंपेयर कराओगे तो एकदम कोयला आदमी निकलता है। बात करो शाह शुजा की और मुराद बख्श की, ये 4 तरीके के इसके बड़े पुत्र मिलते हैं। एक इसकी पुत्री है जिसका नाम जहाँ आ रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है, ठीक है? आगे याद रखिएगा औरंगजेब और दारा शिकोह को मार देता है, लेकिन इससे रिलेटेड 4 तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला कि दारा शिकोह की हत्या किसने की? औरंगजेब ने की। किस युद्ध में की? पूछा जाता है मेरे भाई। दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में कितने युद्ध हुए? पूछा जाता है मेरे भाई। और दारा शिकोह की गर्दन काट के औरंगजेब ने किसको भेंट कर दी? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 4 तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सारे क्लियर करवाता हूँ। आप बोलोगे भैया शाहजहाँ को बंदी बना लेता है, ये क्या कर देता है? बंदी बनाता है। मैंने बंदी क्या, हालांकि यहाँ डेट नहीं लिखी है, लगभग 1658 में बंदी बनाता है। और 8 साल घिस के 8 वर्ष घिसने के बाद ये मेरे भाई 1666 में अपना निपट जाता है, ठीक है? ये कैद में ही मर जाता है, कैद में ही होता है जिस समय मरता है। इसके साथ मेरे भाई बड़ा बुरा होता है, अपने ही लड़के का जो है सर कटा हुआ इसको दिया जाएगा थाल में सजा करके, तो कौन झेल सकता है, ठीक है? पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा दारा शिकोह विशेष औरंगजेब के बारे में कि धर्मट का युद्ध जो हुआ किसके मध्य हुआ, सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ, और देवराय का युद्ध किसके मध्य हुआ, और किस युद्ध में दारा शिकोह की हत्या कर दी किसने? औरंगजेब ने। तो वो देवराय का ही युद्ध था मेरे भाई, ठीक है? याद रखेंगे इस बात को। और याद ये भी रखेंगे कि शाहजहाँ, अब देखो मैं ये वाली बात आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2 बार मुझे रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको ऑलरेडी ये वाली चीज़ मेरे भाई बता चुका हूँ कि दारा शिकोह की गर्दन काट करके क्या करता है? शाहजहाँ को भेंट दे देता है वो जो है औरंगजेब। शाहजहाँ से रिलेटेड बात आपको क्या याद रखनी, ये सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। राजधानी ये अपनी आगरा से दिल्ली लेके आया। बलबन ने पैबोस और सिजदा नाम की 2 प्रथाएं चलाई थी, ठीक है? जो जाते समय से सलाम करना और ये जो भी प्रथाएं उसने चलाई थी वो दोनों का अंत कर दिया, सिजदा और पैबोस का। साथ ही साथ आप याद रखिएगा मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला, ताजमहल का निर्माण कराने वाला, जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला और लाल किला का निर्माण कराने वाला, ये चारों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में और 100% पूछी जाएंगी। बताओ जरा किसने करवाया? आप बोलोगे भैया ये सारी चीज़ों का शुरुआत करने वाला, इन सारी चीज़ों का स्थापना करने वाला, इन चारों चीज़ों को बनवाने वाला कौन व्यक्ति है? शाहजहाँ है, ठीक है? देखो ताजमहल तो याद ही नहीं करना है,
याद ही रहेगा। मोती मस्जिद याद कर लो, जामा मस्जिद याद कर लो, लाल किला भी मैक्सिमम लोगों को याद है, ये 2 बस याद कर लो, ठीक है। अब देखो इसी के टाइम पे एक मयूर सिंहासन इसने अपने लिए बनवाया था, जिसमें इसने कोहिनूर हीरा लगवाया। क्या लगवाया? कोहिनूर हीरा। और आपको फिर याद होगा कि 1707 में जब औरंगजेब निपट जाएगा, उसके बाद में फिर एकदम बेकार क्वालिटी के इनके उत्तराधिकारी थे सारे। उस समय जो फारसी आक्रमणकारी है जिसका नाम मिलता है नादिर शाह, ये देखो लिखा है नादिर शाह, वो क्या करेगा, इस तख्ते ताउस को यानी मयूर सिंहासन को लेके चला जाएगा। मयूर सिंहासन को लेके चला जाएगा मेरे भाई। इस बात को हम लोगों को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठाना है और याद में रखना है। मयूर सिंहासन का कोहिनूर हीरा जो था वो कौन लेके चला गया? बोलोगे फारसी आक्रमणकारी था वो 1739 में, जिसका नाम मेरे भाई मिलता है नादिर शाह। वो क्या करता है, इस तख्ते ताउस को लेकर के चला जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें औरंगजेब के बारे में, तो याद रखिएगा 1658 से 1707। अब 1658 क्यों लिखा भैया? क्योंकि याद रखना आप इस बात को कि जिस दिन 1658 ही वो दिन था जिस दिन इसने क्या किया था, अपने पिता को कैद करवा दिया था। मतलब इसने शाहजहां को कैद में करवा करके क्या करवा दिया था, दाहक में डलवा दिया था। जब इसने अपने पिता को कैद किया उसी दिन इसने अपना आपको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और याद रखिएगा इसके पिता की मृत्यु एक्चुअल में 1666 में हुई। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं उसमें पहले पिता मरता है, उसके बाद में बेटा बैठता है गद्दे पे। लेकिन ये वाला केस ऐसा है कि पिता के जीते जी लौंडा गद्दे पे बैठ गया मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा वाला केस चल रहा है, याद रखेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा फनी वे में चीज़ों को समझेंगे। औरंगजेब की बात करें तो शासनकाल मैंने आपको बता दिया। पत्नी का नाम इसके दिल्लास बानो बेगम, जिसकी याद में इसने याद रखिएगा बीबी का मकबरा बनवाया। इस बात को इंपॉर्टेंस में रखिएगा, ठीक है। इसकी एक बीबी थी, वो करके कुछ उसका नाम था दुर्रानी करके, मुझे एक्चुअल नाम अभी नहीं याद आ रहा है, पर आपको अगर नाम मिलता है तो याद रखिएगा दुर्रानी करके कुछ नाम था यार, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा लाहौर की मस्जिद इसने बनवाई, बादशाही लाहौर की मस्जिद जो बनवाई है, लाहौर की एक बादशाही मस्जिद है, ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। तो ये बनवाने वाला कौन है? औरंगजेब। इसके गुरु का नाम बात करें तो पीर मोहम्मद हाकिम इसके गुरु का नाम है। गुरु के नाम से इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आलमगीर जिंदा पीर, ये इसके नाम थे। आलमगीर भी इसका नाम था, जिंदा पीर भी इसका नाम था, ठीक है। साथ ही साथ झरोखा और नवरोज़, जो कि बलबन के समय नवरोज़ चला था, उसको भी इसने क्या किया, बंद कर दिया। झरोखा का मतलब होता है कि अगर बाहर युद्ध या कुछ वार्तालाप होता है तो घर की स्त्रियाँ झाँक कर देख लेती थी, मतलब झाँक के देखने का मतलब एक व्यवस्था होती थी देखने की, लेकिन इसने पूरी तरीके से उसे बंद कर दिया कि स्त्रियाँ बाहर का कुछ भी ना जान पाएँ। साथ ही साथ बात करें सिखों के जो नवें गुरु थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भैया, नवें गुरु सिखों के। अब मुझे एक बार बताओ जरा, सिखों के जो 5वें गुरु थे उनका नाम क्या था? जल्दी से बताओ, 5वें गुरु का नाम क्या था और इनके साथ क्या हुआ ये भी बताना। साथ ही साथ सिखों के 9वें गुरु का नाम है तेग बहादुर, और इनका क्या किया था, इस्लाम इन्होंने कहा कि मानो यार। देखो औरंगजेब ने क्या किया कि उसने बोला कि चलो इस्लाम मानो। तेग बहादुर जी ने कहा कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं कर सकता हूँ भाई, तो उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आगे अगर हम बात करते हैं जजिया कर, इसने जो कि आपको याद होगा कि अकबर के टाइम पे बंद हो गया था, इसने दोबारा से स्टार्ट करवा दिया, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया। धार्मिक सहिष्णुता, मंदिरों को तोड़वाया इसने, मंदिर भी इसके समय तोड़े गए जो प्रसिद्ध मंदिर थे हिंदू के। इसके खिलाफ 4 विद्रोह भी हुए हैं भैया। जाट का विद्रोह था, सिख का विद्रोह था, राजपूत का था और सतनामी का था, जाट का भी था, ठीक है भाई, जाट विद्रोह भी इसके साथ में था। साथ ही साथ याद रखेंगे पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ इसकी होती है, तो याद रखेंगे भैया 1665 में 1665 पुरंदर की संधि होती है इसकी, पुरंदर की संधि। अच्छा, इसका एक्चुअल एक रीजन क्या था पुरंदर की संधि का, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, दक्षिण का जो हिस्सा था, तो दक्षिण में जो मुगल साम्राज्य या राज्य थे उनको क्या कर दिया था, जीत लिया उन्होंने, एक एक करके सारे जीतते चले आ रहे थे। अब ये रास्ते का इनके कांटा बनने लगे शिवाजी, क्योंकि शिवाजी द किंग मेरे भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज द किंग। और ये क्या ठहरा भाई, इसको लगा डर कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो सारे धीरे धीरे जीत के आ रहे हैं तो कब्जा कर लेंगे। तो फिर इसने क्या कहा कि इसने एक तरीके से उन पर घेराबंदी करा करके पुरंदर की संधि की मांग रखी, ठीक है, आप याद रखिएगा। और देखिए याद भी रखिएगा कि पुरंदर की संधि अगर आप कोई पूछता है तो पुरंदर की संधि एक व्यवस्था में, किसकी व्यवस्था में, अपने लोगों को बचाने की व्यवस्था में। केवल शिवाजी की बात होती भाई, संधिबंदी कुछ ना होती, लेकिन उनके जो लोग फंसे थे, जब किले की घेराबंदी कर ली पुरंदर के, तो फिर वहाँ जो अंदर लोग फंसे थे, इन्होंने कहा कि मेरी सेना को कोई कुछ नहीं भाई करेगा, सेना को कोई कुछ नहीं करेगा, मैं आपकी सारी शर्तें जो है मानता हूँ। और इस तरीके से पुरंदर की संधि कंप्लीट हुई। तो एक्चुअल सिचुएशन आपको जाननी है कि शिवाजी
बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहे थे। दक्षिण में कई सारे मुगल साम्राज्य के लोगों को उन्होंने क्या कर लिया, आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो औरंगजेब के लिए वो जी का जंजाल बन गए थे। तो कभी मत सोचना कि शिवाजी महाराज ने अपनी जान बचाने के लिए संधि की, ऐसा कुछ भी नहीं है। संधि करने का मेन रीज़न है कि वो अपनी प्रजा के प्रति भाई बहुत ही ज़्यादा, एक बोल सकते हो आपकी बड़ा प्रेमवत उनका वो था, ठीक है। तो प्रजा को बचाने के लिए और साथ ही साथ अपनी सेना को बचाने के लिए उन्होंने इस संधि को स्वीकार किया। चलिए आगे अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य का पतन का, अगर आप बात करोगे तो आगे चल के अयोग्य शासक थे, उनके आपसी मतभेद होने लगे। योग्य शासक नहीं था कोई। अकबर द्वितीय के अगर पुत्र की हम बात करते हैं, बहादुर शाह जफर लास्ट इसका शासक था। और हम बोल सकते हैं इसी को एक दूसरे भाषा में उत्तराधिकारी का योग्य ना होना। क्या योग्य ना होना। तो भाई एक योग्य उत्तराधिकारी इसके बाद फिर नहीं कोई आया। आपको याद भी होगा कि जो 1857 की क्रांति होती है मंगल पांडे वाली, वो जो कारतूस होते हैं चमड़े वाले, जब उनको दांत से छीलना था तो मना करके वो जो एक स्टार्ट होता है दमदम से, तो आपको उस तरीके से पता होना चाहिए कि उस हिसाब से जो इनका लास्ट शासक था जिसका नाम क्या आपको मिलता है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर किसका पुत्र है, अकबर सेकंड का। अकबर सेकंड का भाई, अकबर सेकंड का पुत्र है बहादुर शाह जफर। और यही बहादुर शाह जफर उस समय, इसको पता लोगों ने क्या बोला, जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि जितना भी विद्रोह हो रहा है इन विद्रोहियों का नेता तो यही है नेता तो यही है भाई। इसको बना लिया गया बंदी, और बंदी बना करके इसको रंगून, यानी जो आज का क्या है म्यांमार है, रंगून शायद उसी को बोलते हैं, वहाँ भेजा गया। तो मेरे भाई निर्वासित कर दिया गया यहाँ से। और 1862 में इसकी वहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ में अंत हो जाता है इनके मुगल साम्राज्य का। अब मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं एक तरीके से। पहले नंबर पे आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, वही चीज़ें आपको लिखनी है कि धार्मिक सहिष्णुता, यानी हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, हिंदुओं के खिलाफ चीज़ें करना, ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपनवाना, ये सब चीज़ें करना, तो ये सारी धार्मिक सहिष्णुता के अंतर्गत आ जाएंगी। औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या थी, इसकी वजह से हो गया। अयोग्य सम्राट, इसके बाद सारे अयोग्य सम्राट हुए, कोई योग्यता नहीं थी किसी के अंदर उत्तराधिकारी बनने योग्य कोई नहीं था, ये रीजन हो गया। सम्राट की विशालता होती है, एक साम्राज्य जो इसका था वो बहुत बड़ा था, तो उसको पूरे को कंट्रोल कर पाना एक बड़ा ही टफ रीजन था, तो ये भी एक क्या कारण हो गया, ठीक है। साथ ही साथ छठा आप देखो तो मराठों का स्थान होने लगा उधर, मराठे बढ़ने लगे तो फिर एक वो दिक्कत हो गई। साथ ही साथ विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रमण जैसे कि आपको याद होगा 1739 में कौन आता है, नादिर शाह। कौन आता है, नादिर शाह आता है, फारसी था ये तो। और ये मेरे भाई क्या कर गया था, आपको याद होना चाहिए कि भैया जो तख्त-ए-ताउस था, तख्त-ए-ताउस जिसमें कोहिनूर लगा था, मयूर सिंहासन, यही तो ले गया था 1739 में आके। तो अंग्रेज़ों का भी आक्रमण हो गया। साथ ही साथ आप याद रखो अंग्रेज़ों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण, ये इसको अब एक तरीके से इसकी जो है ज़िंदगी बिल्कुल आप मानो कि बर्बाद ही होने वाली थी, ठीक है। तो इसे धीरे धीरे करके इनका सब खत्म हो गया। प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था में आपको कुछ पद याद रखने हैं। याद रखिएगा, मराठा में मैं आपको 8 पद बताऊंगा और इसमें भी हम लोग लगभग 8 से 9 पद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मराठा के थोड़े से सिंपल हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे कि मराठा में पेशवा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो जो पद हैं वो सिंपल से हैं। इसके आपको थोड़ा सा इनके अंदर के बारे में पता होना चाहिए। इसमें जो वकील होता था जिसको वकील ए मुल्कत बोलते हैं, मुतलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वकील ए मुतलक बोलते हैं। एक्चुअल में ये होता था प्रधानमंत्री, और यही मराठा में पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। बातों को याद रखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। फिर उसमें आमत्य होता था जो क्या करता था, पैसों का लेन देन। इसमें मीर बख्शी होता है जो वित्त मंत्री का काम करेगा। सैन्य विभाग जो भी होगा, अध्यक्षता मनसबदार, इनको वेतन देने का काम करेगा। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। देखो ये वकील है, उसमें पेशवा होता था। यहाँ मीर बख्शी होता है, वहाँ पे आमत्य होता है, ठीक है, उसमें आमत्य होता है। या तो उसका उसमें पढ़ेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वकील प्रधानमंत्री है, साम्राज्य की देखरेख करेगा। मीर बख्शी की बात करोगे तो मीर बख्शी, देखो मीर से आप याद रखो अमीर, अमीर होगा जो पैसे देगा, तो वेतन कौन देता है, मीर बख्शी, ठीक है। वकालत कौन करता है, जो प्रधान बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, साम्राज्य की देखरेख करता है। आगे अगर हम बात आपसे करें दीवान, किसकी बात करें, दीवान, आप बोलोगे जो शाही कोष की देखभाल करता है। शाही कोष मतलब जो घर का दीवान होता है उसके नीचे एक बॉक्स होता है,
नीचे उसके कपड़े पड़े रख सकते हो। आप मान के चलो वो शाही कोष है जिसमें हम सारे रुपए रखते हैं, तो दीवान से हमें शाही कोष वाला याद रहेगा। मुख्य काजी, जो मुख्य होता है, मुख्य से क्या पता चलता है, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तो राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था उसको हम बोलते हैं मुख्य काजी। ठीक है, बुधवार के दिन ये न्याय को सुनता था। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए मुहतसिब कौन होता था, कौन मुहतसिब कौन होता था, आप बताओ भाई। मुंह को देख करके, सबका मुंह देखने वाला, शिव से सब याद रखो, मुंह मतलब मुंह, तो सबका मुंह देखता घूमता था। क्या देखता था भैया, ये कि कौन सा मुस्लिम की तरह घूम रहा है, कौन सा कानून मान रहा है मुस्लिम वाला, कौन मुस्लिम वाला कानून नहीं मान रहा है। तो प्रजा पर नज़र करता था, ये प्रजा पर अपनी नज़र रखता था कि कौन मुस्लिम आचरण में जी रहा है और कौन कानून को सही से मान रहा है। खाने शामा की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है भैया। खाने शामा एक तरीके से आप याद रखो, खाने से लेके शाम के सुबह तक का पूरा परिवार का ध्यान कौन रखता था, खाने शामा रखता था। खाने का शाम से लेकर सुबह तक का कौन ख्याल रखेगा, खाने शामा। परिवार का सम्राट, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो जो सम्राट का परिवार होता था। भाभी जी ने ये मंगाया, भाभी जी बोल रहे हैं तेल लेके आओ, अब भाभी जी के चक्कर में दौड़ते चले जा रहे हैं, तो ये शामे खामा है। कौन है, खाने शामा है। कौन है भैया, खाने शामा है। याद रखेंगे, खाने शामा का काम है कि घर की सारी उपलब्धताएं उपलब्ध कराना और घर की सारी ज़रूरतों के लिए कार्य करना। ठीक है, और 7वें नंबर पे हम पढ़ेंगे मीर आतिश के बारे में। तो आतिश और आतिशबाजी दोनों को एक साथ इंपॉर्टेंस आप दीजिएगा, तो तोप और बंदूक हो जाएगा। ठीक है, तोप से आप मान लो कि गोला छूटता है, ठीक है, रॉकेट की तरह, और बंदूक जो है वो भी उससे गन की तरह बंदूक काम आती है। तो बंदूक आप ऐसे याद रखोगे, आतिशबाजी में काम आती है, तो मीर आतिश हो गया। सारे याद हो गए क्या, एक बार बोलो जल्दी मेरे साथ कि सारे के सारे भैया याद हो गए। अगर कोई हमसे पूछेगा वकील वाला, तो भैया हम बता देंगे कि नहीं बता देंगे, जल्दी से बोलो भैया। हमसे कोई पूछेगा मुहतसिब, तो हम बता देंगे। मुहतसिब कैसे बताएंगे, सबका मुंह देखता घूमता था कि कौन कानून मान रहा, कौन मुस्लिम की तरह घूम रहा, कौन हिंदू की तरह घूम रहा। ये सारी चीज़ें बता लोगे कि नहीं, जल्दी से एक बार बता दो कि हाँ बता लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया एक कौन था भैया, एक था मीर कासिम। कौन था, तो मीर अमीर बनाया था हमने, वेतन देने का काम कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये सारे के सारे मीर बख्शी था, सॉरी मीर बख्शी। मीर कासिम तो वो 712 में आया था, पहला शासक था, मुस्लिम शासक। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। दीवान समझ में आ गया, साकोस के लिए मुख्य न्यायाधीश से मुख्य काजी हमने मिला दिया था। मुहतसिब मुँह देखता घूमता है, खाने शामा खाने का शाम से सुबह तक काम रखेगा। और मीर आतिश जो है, आतिश से हमें आतिशबाजी याद रखना, तोप और बंदूक के लिए। अब चलो इसके साथ देखो, पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य हमने निपटा दिया। मुग़ल साम्राज्य पूरा का पूरा निपटा दिया। बहुत ज़्यादा फास्ट क्लास हो रही है, इससे ज़्यादा फास्ट आप कहीं पूरा नहीं पढ़ पाओगे भाई। आप ट्राई कर लेना, ना मानना, और याद भी मैं करवा रहा हूँ आपको साथ में। बात हम करते हैं मराठा साम्राज्य का अभ्युदय होता है, तो जन्म से लेके स्टार्ट करेंगे कि शिवाजी का जन्म जो होता है कब होता है, 1630 में जन्म होता है इनका। और याद रखिएगा 1630 के बाद 44 वर्ष की उम्र में 1674 से लेकर के 1680 तक इनका शासनकाल रहता है। इनका शासनकाल रहता है। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म होता है, इस बात को भी हमें याद रखना है। शासनकाल में बात करें, इनकी माता का नाम पूछा जा सकता है जीजाबाई, पिताजी का नाम पूछा जा सकता है शाहजी भोसले, शाहजी भोसले हो जाएगा। निधन इनका कहाँ होता है, रायगढ़ में इनकी समाधि है, यहाँ पे हमें याद रखना है। शिवाजी की अगर हम बात करें, तो शिवाजी ने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। अब इन शिवाजी के गुरु के लिए 2 नाम आपको याद रखने। आध्यात्मिक गुरु पूछे जाते हैं तो आपको समर्थ रामदास स्वामी रखने, ये कवि भी थे, गुरु भी थे, बहुत अच्छे संत भी थे। सही से आप याद रखिएगा, केवल गुरु पूछा जाता है, यानी इनके तलवारबाजी सिखाना, अश्वबाजी सिखाना, स्टार्टिंग की प्रारंभिक शिक्षण जो भी काम होता है वो दादाजी कोंडदेव ने किया है, दादाजी कोंडदेव। और हमें दूसरे नाम क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा समर्थ रामदास स्वामी। तो अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं समर्थ रामदास स्वामी मिलेंगे, अगर हमसे गुरु की बात की जाती है तो दादाजी कोंडदेव मिलेंगे। पुरंदर की संधि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो है औरंगजेब के साथ में, मुगल के साथ में जो संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो संधि हुई थी वो किसके साथ हुई थी, मुगल के साथ में कौन सी संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। बढ़िया तरीके से याद हो गया। अब जरा सन बताओ, क्या वो सन 1665 था, क्या वो सन 1667 था, क्या वो सन 1668 था, या क्या वो सन 1674 था। चलो मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, अब पहला सही है कि कौन सा सही है तुम्हें बताना है। चलो ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसकी मदद हेतु 8 मंत्रियों का, इनके मदद हेतु 8 तरीके के मंत्रियों का, यहाँ पे छत्रपति शाहू जी महाराज लिखिए भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, सॉरी छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम को बड़ा इज्जत से लीजिएगा भाई, ये बड़ा पावरफुल नाम है अपने आप में।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मदद हेतु 8 मंत्रियों का एक मंडल हुआ करता था। अब वो 8 मंत्री किस तरीके थे मैंने आपको बताया। पेशवा हमारा प्रधानमंत्री हुआ करता था, आमत्य हमारा जो होता था वित्त मंत्री होता था, बाकी मंत्री सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश होता था। ठीक है, बाकी ये सारे नाम आपको ऐसे याद रख लेने कि पेशवा, आमत्य के आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री पूछा जा चुका है इस वजह से, और आमत्य का मतलब वित्त मंत्री होता था, पूछा जा चुका है। बाकी मंत्री पता ही है, सचिव पता, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश नॉर्मल नाम है। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो केवल केंद्रीय प्रांत जो हुआ करता था उसमें शिवाजी स्वयं को ही नियंत्रण अपना रखते थे और इसे वो स्वराज कहते थे। ठीक है, लेकिन बाकी के जो आपको है वो याद रखने हैं, उत्तर प्रांत, दक्षिण प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत, 3 प्रांत आपको और भी याद रखने हैं। 4 प्रांत टोटल ऐसे बटे हुए थे महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें सैन्य प्रबंधन की, तो सैन्य प्रबंधन भी आप समझिए कि अश्वसेनानी होते थे। अश्वसेनानी 2 तरीके के होते थे, एक तो हमारा बारगीर होते थे फर्स्ट, और दूसरे होते थे सिलेवार। बारगीर क्या होते थे? बारगीर राज्य की तरफ से इनको वेतन मिलता था, और सिलेवार होते थे, ये ऐसे होते थे कि दूसरे जगह के होते थे लेकिन ये युद्ध के टाइम अपने आप को ज्वाइनिंग कर लेते थे। ठीक है, अग्निवीर की तरह के कुछ अग्निवीर तो मान लो 4 साल के लिए है, लेकिन ये होता है जैसे वॉर के टाइम आपको अलग से ले जाएं कि चलो आप 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे चलो, आधे दिन के लिए ट्रेनिंग पे चलो, 30 दिन के लिए ट्रेनिंग पे चलो। तो वो वाली सिचुएशन है कि वह स्वयं का अपना अस्त्र शस्त्र लाते थे और इनको भी वेतन जो है राज्य द्वारा मिलता था या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज देते थे। साथ ही साथ याद रखेंगे, अगर पायक की बात करते हैं तो पैदल सेना को पायक कहते थे। नायक की बात करते हैं तो जो सेना का मुखिया होता था, जो इनका नेतृत्व करता होता था, उसको नायक का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सैनिकों का वेतन, तो वो नगद भी होता था और कुछ कुछ जागीर वाला भी होता था कि जागीर के रूप में उनको वेतन दे दिया जाए। बात करें अगर मराठों की, तो मराठे मेरे भाई राज्यों की सुरक्षा करते थे, और इस सुरक्षा करने के लिए कुछ राज्य जो होते थे वो उनको चौथ देते थे। चौथ का मतलब होता है जो उनकी टोटल भूमि की उपज है उसका 1/4 25% दे देते थे। ठीक है, वहीं जो सरदेश मुखी होता था, सरदेश 10 याद रखो यहाँ से, तो ये 1/10 भाग हुआ करता था टोटल आय का या टोटल उनके भूमि उपज का। तो इसी के साथ में हम लोगों ने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। पहले नंबर पे भैया हमने पूरा का पूरा मुगल निपटा दिया, और दूसरे नंबर पे हमने पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य को जो है मेरे भाई नस्ते नाबूद कर दिया है। किसको? मुगल साम्राज्य को। और पढ़ा किसको है? मराठा साम्राज्य को। ठीक है ना, तो नस्ते नाबूद और पढ़ने का आप अर्थ समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने जो है पूरी तरीके से आपकी ख़त्म करा दी हैं। साथ ही साथ अब मैं आपसे पूछता हूँ 3 क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आप ये बताओ, जो दारा शिकोह है वो किस युद्ध में औरंगजेब के हाथों मरा है? औरंगजेब के हाथों मारा गया था। पहला प्रश्न तो ये हो गया भैया। दूसरा प्रश्न आप ये बताना कि जो तुजु के बाबरी है इसका अनुवाद फारसी भाषा में किस नाम से हुआ और किसने किया? और दूसरा जो तुझ के बाबरी था ये किस भाषा में था? ये किस भाषा में स्वयं बाबर ने जो लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? और तुझ के बाबरी का जो है किसने और फारसी में किया, और फारसी में इसका नाम क्या रखा गया? तुझ के बाबरी को तुझ के बाबरी तो नहीं बोला गया था फारसी में, तो वो नाम क्या था और किसने किया था उसका नाम भी बताओ। और तीसरा प्रश्न मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न एक ही प्रश्न में होंगे। कि पहला तो हो जाएगा शेरशाह सूरी, दूसरा हो जाएगा आप मान लो मेरे भाई जहांगीर, और तीसरा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे नूरजहां, चौथा हो जाएगा शाहजहां। और बस हमें इन चारों के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां, छठा 2 प्रश्न और इसमें, बस ज़्यादा नहीं, 2 प्रश्न। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और शिवाजी के गुरु। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? यानी ये सिर्फ नाम वाले, तीसरा वाला तो सिर्फ नाम वाला, और पहला वाला तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बता देना है। और दूसरा वाला जो है इसके भी मुझे सारे आंसर आपको बता देने हैं। ये आपके पूरे के पूरे इसका निचोड़ है कि बेस्ट क्वेश्चन जो होंगे वो यही बन सकेंगे। बेस्ट क्वेश्चन जो बनेंगे
वो भैया यही बनेंगे। तो चलो ये हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप युद्ध से याद रखना चाहें तो आप याद रखिएगा कि पहला चंदेरी का युद्ध किसके मध्य कब हुआ, पानीपत फर्स्ट और सेकंड बताओ कब और किसके मध्य होता है, चंदेरी पानीपत। घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य होता है, चौसा का युद्ध आपको पता होना चाहिए भैया। बिलग्राम का युद्ध आपको पता होना चाहिए, बिलग्राम का युद्ध, या इसी को कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है 1540 के। मैंने बता क्यों दिया यार, ये तुम्हें बताना है कौन सा 1539 है, कौन 1540 है, ठीक है, कौन सा 1527 है, कौन सा 28 है, कौन सा 29 है। पानीपत का फर्स्ट सेकंड हो गया। एक बताओ जरा मेरे भाई, और कौन सा बचा भैया, एक जरा खानवा का बता दो, एक जरा हल्दी घाटी का बता दो, ठीक है ना, एक जरा हल्दी घाटी का बता दो। और ये भी बता दो कि इन सारे युद्धों में से एक जरा धर्मट का बता दो, धर्मट का। एक जरा जो है सोमगढ़ तो सिंपल हो जाएगा, वो मत बताओ। एक जरा है देवराय का बता दो, देवराय का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। और जो है एक जरा सरहिंद का बता दो, सरहिंद का किसके किसके मध्य हुआ। एक जरा बता दो पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तुम्हारे जवान पे भी हैं, एक एक का तुम्हें आंसर पता है कि भैया चंदेरी का बता देंगे मेदिनी राय के साथ हुआ, और भैया इसका बता देंगे कि 28 में हो, इसका बता देंगे 1526 में होता है, इसका बता देंगे सेकंड वाला कब होता है 1556 में होता है, इसका बता देते हैं इसी में हेमू था भैया, और घाघरा का बता देते हैं भैया कि 29 में हो जा रहा है, इसके बाद 30 में मर जाएगा बाबर, उसके बाद चौसा का बता देते। तो अगर इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हैं कि 1539 में होता है, 1540 में होता है, खानवा 1527 में होता है, सरहिंद की मेरे भाई जो सरहिंद का वॉर है ये कब होता है बताओ जरा, ये कब होता है 45 में, जल्दी से बताओ ये कब होता है। 55 साइड होगा ना जब वापस आएगा, किसके साथ होगा, सिकंदर शाह सूरी के साथ में। हल्दी घाटी भैया बता देंगे कब होता है, पुरंदर की संधि 1600 जो है 65 बता देंगे कब होता है। धर्मट का देवराय का किसके मध्य होता है, दारा शिकोह और आप बोलोगे भैया औरंगजेब के मध्य। तो इस तरीके से जब आपकी चीज़ें तैयार होंगी, कौन सा नहीं बताया, हल्दी घाटी 15 क्षेत्र, ठीक है। चलो तो इस तरीके से चीज़ों को भैया हमें क्या करना है, बिल्कुल रट के रखना है अपने दिमाग में। क्या करके रखना है, रट के रखना है। साथ ही साथ आया देखिएगा पूरा का पूरा सेशन मैंने आपको करवा दिया है। और प्लीज़ भैया आप बस कमेंट बॉक्स में जा कर के ये चीज़ें मत कहीं करिए जाके कि किसी के क्लास में जा कर के देखो 17 है 1555 में। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आप तो सरहिंद भूल चुके थे, आपको याद कैसे आया था 1555। भैया जैसे मेरे दिमाग में आया कि 1540 से लेकर के 1555 तक ही तो शासन रहा है केवल किसका, आप बोलोगे भैया ये वाला शासन तो शेरशाह सूरी का था। और देखो शेरशाह सूरी से जब ये डर के भगा है तो वापस तब तक ये नहीं आएगा जब तक शेरशाह सूरी जिंदा होगा। शेरशाह सूरी यहाँ मर जाएगा। उक्का वाला बाण नहीं वो जो चला रहा था, आपको याद था, उक्का नामक एक अग्निशास्त्र चला रहा था, ब्लास्ट मिसिंग ब्लास्ट, और फिर वो खुद के ही उससे जो है डैमेज। तो वो वाली चीज़ आपको याद तुरंत माइंड में से फनी वे में याद होनी चाहिए। और भैया जब ये मरेगा तभी तो इसका लड़का बनेगा शासक सिकंदर शाह सूरी। और सिकंदर शाह सूरी को ही तो हराया था सरहिंद में किसने, अपना जब कमबैक किया। कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा, तो हुमायूं ने अपना कमबैक यहाँ पे ले लिया था। याद रहेगा कि नहीं बढ़िया तरीके से, जल्दी से बताओ जल्दी से बोलो भाई मेरे। हाँ कंफर्म करवा रहा हूँ तुम्हारा मैं, रुक जाओ जरा, हल्दी घाटी कंफर्म करा दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हल्दी घाटी नीचे होगा यार, हुमायूं के बाद में अकबर वाले सेशन में था। ये देखो 1576, ठीक। तो ये सारे सन आपको याद हो जाएंगे, आप ये मत सोचें कि भैया नहीं याद होंगे, ये सारे सन आप जो है याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट में आप एक चीज़ और याद रख सकते हो, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको ये भी याद रख सकते हो कि जो जजिया कर था वो किसने स्टार्ट किया, किसने एंड किया, ये इंपॉर्टेंट में आते हैं। उसके बाद ठीक है, जजिया कर आपका किससे स्टार्ट किया, किसने एंड किया। तो एंड में मेरे भाई किसने किया था, अकबर ने किया था। फिर स्टार्ट किसने कर दिया था, औरंगजेब ने कर दिया था। आपको याद भी होगा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर। उसके बाद जैसे पैबोस था, सिजदा था, पैबोस और सिजदा, बताओ जरा ये किसने बंद किया था, ये किसने बंद कराई थी, जहांगीर ने कि शाहजहां ने, ठीक है, कि हुमायूं ने। 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, अकबर ने नहीं, हुमायूं नहीं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन, 3 में से एक चुनना है भाई। 1/3 का मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, 1/4 होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताओ कि जो नौरोज था और जो झरोखा था, नौरोज और झरोखा जो प्रथा होती थी, नौरोज और झरोखा जो थी, ये किसने बंद करवाई थी, और नौरोज स्टार्ट किसने करवाया था। मैंने आपको ये भी बताया है, लिखा नहीं पर बताया ज़रूर है। तो चलो
पूरा सेशन रिवीजन करवा दिया, पूरे सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, पूरे सेशन से आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, सारी बातें खत्म हो गई। इसी के साथ में सेशन का करते हैं एंड, फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में। अगला सेशन हो सकता है आपका पॉलिटी का, मैं सोच रहा हूँ पहले रख दूँ, उसके बाद मैं आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी वाली बातें बाद में हम लोग करते हैं। आप जैसा बताइएगा, विदेशी कंपनियों का आगमन आप चाहो पहले करवा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1857 की क्रांति तक मैं जाऊँगा। और अगर इसके बीच में मैं बात करता हूँ पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, तो पॉलिटी में जो जो आपके न्यायपालिका और न्याय शासन दे रखे वो मैं सारे आपको करवा दूँगा एक तरीके से समझा करके। चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे अगले किसी नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।